अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नोआ सक्सेस सीरीज़ 2021। मैं हूं आपकी होस्ट पलविशा सईद और आज हमारे साथ नोआ के बहुत ही स्पेशल स्टार मोहम्मद हमजा यूसुफ मौजूद हैं, जिन्होंने CSS 2021 के इम्तिहान को पास करके फॉरेन सर्विस में एलोकेशन हासिल की है। हमजा का ताल्लुक पंजाब से है। हमजा ने पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल 46 पोजीशन हासिल की है और पंजाब में उनकी 37 पोजीशन है। आइए आज उनसे जानते हैं उनके जर्नी के बारे में कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हमजा आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने इतनी नुमायाँ कामयाबी हासिल की, CSS 2021 के इम्तिहान को पास किया और फिर इतने अच्छे ग्रुप में आपकी एलोकेशन हुई, तो कैसा फ़ील कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो खैर मुबारक। और जैसा कि हर एस्पायरेंट का होता है और शुरू में जैसे इस इंटरव्यू सीरीज़ का आपने नाम रखा हुआ है ख्वाब की ताबीर, तो शुरू में जब हर एस्पायरेंट शुरू करता है तो वो एक ख्वाब देखता है और उस ख्वाब की ताबीर हो जाना और वो भी पंजाब से होते हुए ख्वाब की ताबीर हो जाना, तो इट्स प्रिटी अनबिलीवेबल। जब मैं सर अली से अक्सर यहाँ पे पूछता था कि हाउ सर्टन, कि हम कितने सर्टन हो सकते हैं कि हमारी एलोकेशन हो जाएगी, तो वो हमें बताते थे कि CSS जो है वो डेथ के बाद दूसरी अनसर्टन चीज़ है। तो ऐसी अनसर्टन चीज़ में एलोकेशन लेना और कामयाबी हासिल करना, इट्स अनबिलीवेबल और मैं बहुत खुश हूँ माशाल्लाह। तो हमजा, मुझे अपने थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में बताइए, फैमिली बैकग्राउंड भी और एजुकेशनल बैकग्राउंड। मेरा बेसिकली ताल्लुक जो है वो चकवाल से, चकवाल के आगे गांव है पिनवाल से, और मेरे अबू आर्मी से रिटायर्ड हैं, मेरी अम्मी जो हैं वो हाउस वाइफ हैं और हम लोग 4 बहन भाई हैं। सबसे बड़ी बहन है और बाकी 3 भाई हैं एंड आई एम द यंगेस्ट वन। जो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसमें जो मेरी प्राइमरी एजुकेशन है वो मेरे अपने गांव के स्कूल, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ से हुई हुई है, और मैट्रिक तक फिर मैंने गवर्नमेंट स्कूल से हासिल किया, लेकिन वो शायद चकवाल में था। जो मेरी FSC प्री इंजीनियरिंग है वो विंग्स कॉलेज चकवाल से हुई हुई है। उसके बाद मैंने एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अपनी बैचलर की डिग्री कंप्लीट की इन अगस्त 2020, और उसके बाद मैंने CSS 2021 की अटैम्प्ट दी। अच्छा, माशाल्लाह। आपने बताया कि आप अपनी फैमिली के बारे में बता रहे थे कि आप यंगेस्ट चाइल्ड हैं। तो जैसे अभी पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी और आपने बताया कि आपकी 22 साल है उम्र, तो इतनी छोटी सी एज में एक तो फिर पढ़ाई में अच्छा होना, फिर इतना कंसिस्टेंट रहना और इतनी अच्छे से मतलब इसको कर लेना, ये कैसे कर लिया आपने? एक तो अल्लाह पाक की मदद है इसमें, दूसरी फैमिली की जो सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कंसिस्टेंट रहना वो एक चीज़ अलग है। क्योंकि मैंने अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि वो प्री इंजीनियरिंग के बाद थोड़ी ब्रेक ले ली, एडमिशन नहीं मिला, लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। तो मैं FSC के बाद डायरेक्ट मैं यूनिवर्सिटी आ गया और यूनिवर्सिटी में भी मैंने 4 सालों में अपनी डिग्री पूरी कंप्लीट कर ली, और उसके बाद अल्लाह का करम हुआ कि मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर भी कर लिया। तो इस वजह से मेरी एज काफ़ी कम है अदर देन अदर एस्पायरेंट जो जिनकी 3 अटैम्प्ट्स है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहली अटैम्प्ट थी, तो इस वजह से फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने क्लियर किया। तो आप देखने वालों को क्या टिप देंगे? मैंने स्पेशली आपसे ये क्वेश्चन इसलिए किया क्योंकि हमारी आजकल की जनरेशन जो है वो सोशल मीडिया और बहुत सी ऐसी चीज़ें के लिए तो बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, इवन स्टडीज़ जो है उसको भी प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। तो आप देखने वालों को क्या टिप देंगे इस हवाले से कि उनको कितना इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंट रहना और डेडिकेटेड रहना? जो CSS है इसमें आई थिंक 2 चीज़ें प्री रिक्विजिट हैं एक आदमी के लिए, वो हैं जी आपकी डेडिकेशन, और दूसरी है कि आपको कंसिस्टेंट रहना। क्योंकि सोशल मीडिया और पीयर प्रेशर और ये चीज़ें बहुत सारी होती हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं फैमिली के, मतलब बहुत सारे आपके फेस्टिवल्स होते हैं, जिस तरह मैंने अब अपनी तैयारी में बहुत सी शादियाँ मिस की हैं, लेकिन वो फिर आपको कुर्बानी का देनी पड़ती हैं, क्योंकि CSS एक लेंथी प्रोसेस है, इसमें सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है। क्योंकि जब आप 2 दिन छोड़ देते हैं बीच में, जब अगर आप मे बी 2 दिन की ब्रेक ले लेते हैं, तो उसके बाद ऑन द ट्रैक वापस आना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसका ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, और दूसरा ये कि आपको डेडिकेटेड रहना चाहिए, क्योंकि आपको जब आपके पास डेडिकेशन होगी, आपके पास अपनी मोटिवेशन होगी, तो आप जो है उसमें लगे रहेंगे, और मोटिवेशन एक सेट करना बहुत ज़रूरी है। और मेरे केस में जो मेरी मोटिवेशन थी वो मेरे पेरेंट्स थे, क्योंकि उनका बड़ा दिल था कि मैं ये मुकाबले का इम्तिहान पास करूं। तो आई थिंक कि वो मोटिवेशन जो है ना मेरी, अगर मैं उनसे बात करता हूँ या अगर मैं उनसे मिलता हूँ, तो वो मेरी मोटिवेशन दोबारा बढ़ जाती है कि यार ये इस बार करना है। तो हमजा, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और आपके पेरेंट्स की ख्वाहिश थी कि आप CSS और मुकाबले के इम्तिहान में जो है वो बैठे, तो ये आपका अपना इंटरेस्ट भी था या बस पेरेंट्स के कहने की वजह से आपने ये किया? अगर सच्ची बात बताऊँ तो इट्स लाइक 50-50।
अच्छा। मेरा 50% इंटरेस्ट था, 50% उनका था, क्योंकि जो फैमिली का सपोर्ट होना इसमें बहुत लाजमी है। जैसे कि मैंने अगस्त 2020 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, तो उसके बाद ये था कि मेरा जो फ्यूचर प्लान था कि मैं अपनी फील्ड रिलेटेड कुछ जॉब और उसके साथ साथ CSS कंडक्ट करूँगा। लेकिन जो फैमिली है, स्पेशली मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं और दूसरी जो सबसे बड़ी बहन है, उन्होंने पुश किया कि नहीं, आप एक CSS की पहले अटैम्प्ट दो, तो उसके बाद आप अगर फील्ड की जॉब करना चाहते हो तो सही है, ज़रूर करना चाहो। तो जो फैमिली की सपोर्ट है और वो चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि विदाउट फैमिली आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो उनका पुश और मेरी जो डेडिकेशन थी, मेरा शौक़ था सिविल सर्विसेज में आने का, तो इन दोनों ने बहुत तो आपकी फैमिली में मेरे ख्याल में आप जो हैं वो पहले सिविल सर्विस ऑफिसर हैं, उससे पहले किसी ने CSS पास नहीं किया? बिल्कुल, मैं पहले। तो ये आपके वालिदैन की दुआएं थी और उन्होंने आपको पुश किया। तो अब आते हैं हम CSS की तरफ। तो हमजा, मुझे बताइए कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से थे? मेरे ऑप्शनल्स जो 200 मार्क्स का था वो पॉलिटिकल साइंस था, उसके बाद US हिस्ट्री थी, जेंडर स्टडीज़ थी, सोशियोलॉजी एंड गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़। ठीक है। और आपने जैसे बताया कि गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी में आपका हाईएस्ट स्कोर है। जी। और आपने 73 स्कोर किया है, और आपका बैकग्राउंड जो था वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का था, और आपने जो सब्जेक्ट्स अपने लिए वो कम्प्लीटली डिफरेंट थे। तो क्या क्राइटेरिया था ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था आपका? सिलेक्शन क्राइटेरिया सबसे पहले जो 200 मार्क्स का मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया, वो तो इस बेसिस पे था कि अगर हम टेक्निकल सब्जेक्ट मेरी फील्ड रिलेटेड, क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में है, तो मैंने ना उस तरह की फ़िज़िक्स पढ़ी हुई थी और ना ही मैथ पढ़ी हुई थी, क्योंकि एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट फ़िज़िक्स का पढ़ लिया तो वो इनफ नहीं होता कि आप 200 मार्क्स का वो पेपर अटैम्प्ट कर पाओ। तो उसमें ये था कि पॉलिटिकल साइंस एक फ़ीज़िबल ऑप्शन था उस साइड पे, क्योंकि मैंने जो वहाँ पे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं और डिटेल में वो कम्युनिकेशन और एंटीना और सिग्नलिंग उस टाइप के पढ़े हैं, तो वो यहाँ पे इस तरह के सब्जेक्ट नहीं थे, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस ले लिया। और दूसरा जो एक ट्रायो है सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडीज़ और US हिस्ट्री का, इनका एक तो चीज़ें थोड़ी ओवरलैप करती हैं आपस में। आपको इश्यूज़ सोशियोलॉजी में आप जेंडर इश्यूज़ पढ़ लेते हो, और US हिस्ट्री में आपको सफरेज मूवमेंट और वेव ऑफ फेमिनिज्म उसका थोड़ा आइडिया हो जाता है। बिल्कुल। और इनका इस ट्रायो का दूसरा ये था कि ये थोड़ा शॉर्ट सिलेबस था इनका, क्योंकि मेरे पास टाइम काफ़ी कम था, क्योंकि मैंने 6 महीने प्रिपरेशन, आई थिंक 6 से भी कम, 5.5 इस तरह के कुछ महीने थे। तो ये ट्रायो मेरे लिए अच्छा फिजिबल था। और गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ में जो था वो मेरा अपना इंटरेस्ट था एक, और इसका ये होता है कि आपको जो है वो इंटरव्यू में काफ़ी गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ का पेपर जो है वो आपको काफ़ी हेल्प करता है। बिल्कुल। और आपका स्पेशली जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपको पता होता है, चीज़ें होती हैं, तो वो आपको एक्स्ट्रा उसमें एफर्ट नहीं करनी पड़ती। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो थे उसमें आपने गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी में भी इतना अच्छा स्कोर किया, तो ओवरऑल जो है वो मुझे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के बारे में बताइए कि एसए में आपका स्कोर क्या था, और सेकेंडली एसए को क्योंकि एक बहुत बला समझा जाता है, तो आपने एसए का कौन सा स्ट्रक्चर जो है उस फॉलो किया? एसए जो है मेरे उसमें जो स्कोर है वो 49 है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मैंने स्ट्रक्चर फॉलो किया वो जो है, मैंने जो अटेम्प्ट किया था वो एक डिस्क्रिप्टिव एसे था, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो जो एक मिथ है कि ऐसे क्रैक नहीं हो सकता और इस बारे में ऐसे बहुत मुश्किल है, तो उसका ये है कि कुछ लोगों की जिनकी डिग्रीज़ हैं लिटरेचर इंग्लिश में वगैरह में, तो वो लोग इनको आसानी कर लेते हैं। लेकिन जो मेरे जैसे हैं टेक्निकल फील्ड के, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या डॉक्टर फील्ड के, तो उनका ये है कि ऐसे को एक स्टेप वाइज तैयार करें। ऐसे ये नहीं है कि आप पहले दिन बैठेंगे तो आप ऐसे लिख लेंगे। और उसका ये है कि आप सबसे पहले तो टॉपिक को डिपिक्ट करना सीखें कि ये कौन सी टाइप का टॉपिक है, इधर इट्स डिस्क्रिप्टिव, आर्गूमेंटेटिव या फिर वो एब्स्ट्रैक्ट टाइप का टॉपिक है। जब वो आप सीख जाएंगे तो नेक्स्ट जो आपका स्टेप है वो है आउटलाइन। आउटलाइन तैयार होगी आपकी प्रैक्टिस के साथ, आपने आउटलाइन तैयार करनी है। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ अपना तैयार करें कि आपने हर ऐसे जो भी ऐसे आता है, जिस टाइप का भी ऐसे है, उसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कैसे लिखना है। और उसके बाद फिर बॉडी पैराग्राफ पे आएँ, क्योंकि बॉडी पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आते हैं। जितनी आपके आउटलाइन में हेडिंग्स होंगी उतने बॉडी पैराग्राफ आएंगे। तो बॉडी पैराग्राफ तैयार करने के बाद आप अपने कंक्लूजन पे जाएं, कंक्लूजन आपका रेडी हो गया। जब ये चीज़ें सारी कर लेंगे तो उसके बाद आपका जो है ना वो ऐसे
कंप्लीट होगा और आप उसको लिख पाएंगे। तो आपने हमजा, क्योंकि ऐसे जो है बाकी सारे भी ओवरऑल सीएसएस के बारे में ये कहा जाता है कि भी रिटन का, क्योंकि ये एग्जाम है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिटन प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। तो ऐसे में आपने पूरा ऐसे लिखना स्टार्ट किया था या उसको स्टेप बाय स्टेप किया था? पहले मतलब इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ लिख रहे हैं आप, फिर बॉडी पैराग्राफ्स लिख रहे हैं, फिर कंक्लूजन पे आ रहे हैं, तो आपने पूरा एक ऐसे एक ही दफ़ा में लिखा या स्टेप बाय स्टेप उसको लिख के चेक कराया? मेरे जो था कि मैं सर डॉक्टर आर एस जावेद साहब के यहाँ का क्लासेस वगैरह लेता था, उनका ये था कि वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करवाते हैं। ठीक है। तो मैंने भी उन्हीं की तरह उनके स्टेप्स को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप चीज़ें की और उनके साथ साथ एवेल्यूएशन कराता गया। एवेल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है और लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीएसएस एसए के पेपर में कहा जाता है या बाकी भी जितने पेपर्स हैं उनमें कहा जाता है कि आपने एक तो अच्छा लिखना है और ज़्यादा लिखना है। बिल्कुल। तो उसके लिए आपको राइटिंग पावर भी चाहिए, और ये दोनों जो चीज़ें हैं ये आती हैं आपकी प्रैक्टिस के साथ, और प्रैक्टिस आपको तब परफेक्ट बनाएगी जब आप उसकी एवेल्यूएशन कराएंगे। आप रोज़ आपको चीज़ें पता चलती हैं कि यार ये मैंने गलती की है, ये दोबारा आएगा, तो फिर आप दोबारा वो गलती नहीं अवॉइड करते हैं, तो फिर इस तरह आपकी जो है ना वो चीज़ें अरेंज होना शुरू हो जाती हैं। जब आप लिखते हैं आपकी टर्मिनोलॉजीज ऑटोमेटिकली आपके हाथ में आती जाती हैं कि मैंने ये पढ़ा था यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी यूज़ कर सकती है, ये इस तरह। तो एवेल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए ये है कि एक तो लिखें और दूसरा एवेल्यूएशन भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना आप लिखते हैं। ठीक है। और ऐसे के अलावा इस्लामियात को समझा जाता है कि वो मुश्किल है, तो इस्लामियात के बारे में कोई देखने वालों को ऐसे के बारे में आपने कुछ टिप्स दिए हैं? इस्लामियात के बारे में क्या टिप्स देंगे? इस्लामियात का ये है कि इस्लामियात भी एक बहुत जिसे कहते हैं कि हिट होने वाला सब्जेक्ट है। इसमें लोग काफ़ी ज़्यादा फेलियर का सामना करते हैं। तो इस्लामियात का ये है कि आपने एक तो कुछ लोग होते हैं कि अपने लिबरल व्यूज़ या पर्सनल व्यूज़ इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो उसको नहीं रहना, आपने इस्लामियात की गाइडलाइन और जो इस्लाम की गाइडलाइंस है और लिमिट्स में रह के अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर आप आयात लिख रहे हैं तो उनको कोशिश करें कि उनमें हरगिज़ गलती ना हो। आप ट्रांसलेशन रेफरेंस दे रहे हैं तो उसमें कोई गलती ना हो। तो यही चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए। बाकी उसकी स्ट्रेटजी यही है कि आप एक तो टॉपिक वाइज तैयार करें, दूसरा उसकी भी प्रैक्टिस करें, और अगर आपने आयात लिखनी है तो उनकी भी प्रैक्टिस लाजमी करें, क्योंकि जब वो गलती होगी तो ऑटोमेटिकली एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। बिल्कुल। तो उसका भी यही फार्मूला है कि आप पढ़ें, प्रैक्टिस करें, लिखें और थोड़ा अपनी विद इन द लिमिट्स ऑफ इस्लाम अपने पर्सनल और जो लिबरल व्यूज़ हैं उनको थोड़ा रोक के रखें। ठीक है। और हमजा, टाइम मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है? टाइम मैनेजमेंट प्रिपरेशन के दौरान भी और स्पेशली एग्जाम के दौरान बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी स्पीड बहुत कम होती है लिखने की और अपना पेपर पूरा नहीं कर पाते। तो पेपर के दौरान आप पूरा जो 4 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर सकें, तो पेपर के दौरान टाइम कैसे मैनेज किया आपने? मैं पहले बताऊंगा जो प्रिपरेशन की टाइम मैनेजमेंट। तो उसके लिए मेरा ये था कि मैंने जब स्टार्ट की इन सितंबर 2020 में मैंने यहाँ पे नोवा पे सेशन लिया था, तो मैंने स्टार्ट की चीज़ें। तो पहले मैं थोड़ा स्लो पेस पे चल रहा था, लेकिन जब सितंबर एंड हुआ तो मुझे आया कि यार ये जिस स्पीड से चीज़ें जा रही हैं इस बार तो एक बार ही सिलेबस कवर होगा, रिवीजन का टाइम वगैरह नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने 2 दिन पूरे लगाए और अपना एक टाइम टेबल बना लिया। मैंने और घंटे तक डिफ़ाइन कर ली कि मैंने ये चीज़ इसमें करनी है। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन और साथ में नोवा की भी स्टार्ट कर दी। तो फिर जो चीज़ें हैं ना वो मेरी बाय द स्टार्ट ऑफ जनवरी मेरी एक बार चीज़ें सिलेबस वगैरह सब कुछ कवर हो गया था। Okay. तो फिर उसके बाद मैंने रिवीजन की और रिवीजन के साथ जो है ना वो चीज़ें प्रैक्टिस और ये सब कुछ। तो टाइम मैनेजमेंट तैयारी में भी बहुत जो आपकी प्रिपरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं और दूसरे को नहीं देते तो उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक भी फेल हो गया, एक नंबर से भी हो गया तो आपका सारा वो चला जाता है। दूसरा जो पेपर की टाइम मैनेजमेंट है उसमें यह है कि आपको सरफरी जहाँ पे कहते थे कि इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स। अगर आपने अपने नर्व्स पेपर में कंट्रोल कर लिए, टाइम मैनेजमेंट कर ली, तो आप उसको क्रैक कर जाएंगे। तो उसका ये है कि जो आपने पहले 20 मिनट अगर वो देते हैं आपको MCQs के लिए, तो वो 20 के 20 MCQs को देने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको आते हैं वो करें 10 मिनट में और बस अपने जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसकी तरफ जाएं। तो मेरा ये था कि मैंने अपने साथ डिजिटल वॉच रखी हुई थी कि मैंने हर अगर क्वेश्चन को 35 to 37 या 38 मिनट्स देने हैं तो मैंने 35 to 37 या इतने ही मिनट देने हैं। और उसमें ये था कि हर क्वेश्चन को एक तो इक्वली टाइम दें, और पावर जो है ना, राइटिंग पावर, स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो प्रैक्टिस के साथ आएगी। तो हर क्वेश्चन को इक्वली टाइम दें, क्योंकि हर क्वेश्चन 20 नंबर्स का है। अगर आपने एक को बहुत ज़्यादा 8 पेजेस पे लिख दिया, दूसरे को 4, तो और
तीसरे को 3 पेजेस पे, फिर 1 पेज पे, तो वो भी एक बुरा इम्पैक्ट जाता है। तो आपने हर क्वेश्चन को इक्वल टाइम देना है और हर क्वेश्चन में इक्वली लिखना है। अगर आपको वहाँ पे नहीं भी आता तो आपने अपने नर्व्स को कंट्रोल रखना है, क्योंकि जो भी आपके पास नॉलेज होता है ये कहीं भी नहीं होता कि आपको सारा पेपर आता होगा। तो वहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे पेपर्स में? जी बिल्कुल। मेरा ये था कि मेरी जो राइटिंग स्पीड थी वो काफ़ी अच्छी थी शुरू से, और मैं थोड़ा खुला भी लिखता हूँ, मतलब थोड़ा बड़ी राइटिंग है मेरी। ठीक है। तो उससे ये होता है कि शीट्स भर जाती हैं और यही बात है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो मेरे जो क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हमजा, मुझे ये बताइए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे और बाकी सारे जो उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए भी कोई ना कोई साथ साथ फैक्ट बुक बनाते रहते हैं, तो आपने कोई फैक्ट बुक बनाई थी? जी बिल्कुल। फैक्ट्स जो हैं वो, और जो आपके रेफरेंसेस हैं या आपके फिगर्स हैं या आपकी कोट्स हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती हैं, आपको एक डिस्टिंग्विश एज देती हैं कि इस बंदे का पेपर अच्छा है। तो जितने भी, मेरा ये था कि मैंने एक रजिस्टर अलग लिया हुआ था उनका, और टॉपिक्स डिवाइड किए हुए थे, लाइक वुमेन एम्पावरमेंट होगी, इकोनॉमी हो, पॉलिटिकल सिचुएशन होगी, इस तरह की जो टॉपिक्स हैं ना उन पे डिवाइड किया हुआ था। तो मैं जो भी रोज़ चीज़ें पढ़ता था, 2-3 घंटे न्यूज़पेपर में पढ़ा या कहीं भी कोई चीज़ देखी तो उसके राइट डाउन कर लेता था। तो ये था कि 2-3 महीने में मेरी एक फैक्ट बुक बन गई और मेरे पास एक जो है ना वो नॉलेज का कहते हैं कि डीपू इकट्ठा होगा। तो उसका ये था कि तो ये नॉलेज आपने स्पेसिफिक रिसोर्सेज कौन से ऐसे थे जहाँ से आपने अपना ये सारा फैक्ट बुक और ये सारा कंटेंट इकट्ठा किया? स्पेसिफिक रिसोर्सेज अगर देखें आप, जितनी भी दिन में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें फैक्ट्स आए हुए होते हैं, कोई कॉलम पढ़ते हैं या कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसमें आए हुए होते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट पे कोई अगर आर्टिकल आया हुआ है तो उसकी आप उसमें से नोट कर लेंगे कि इतने % वुमेन पॉवर्टी में, इतने % हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस है और ये चीज़ें, तो वो चीज़ें आप लिख लेते हैं। और जब आप लिखना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली जब बाद में आप कोई टॉपिक उठाते हैं तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको क्लिक करना शुरू कर जाती हैं कि यार अच्छा ये वो भी चीज़ थी। तो फिर उस बेसिस पे आप जो है ना अपना टॉपिक डिफ़ाइन कर लेते हैं, हेडिंग्स बना लेते हैं पेपर में कि ये वाली चीज़ थी और इसमें मैंने ये वाली एग्जांपल देनी है तो मैं इसकी ये हेडिंग बना के और अपना कंटिन्यू कर लूँ। ठीक है। और सीएसएस के बारे में बहुत सी मिथ्स हमें सुनने को मिलती हैं। बहुत अच्छी एस्से के लिए, इंग्लिश के लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वोकैबुलरी होनी चाहिए और अखबार आपको रोज़ पढ़नी चाहिए और इस तरह की और बहुत सारी बातें। तो आपने ये सारी चीज़ें फॉलो की थी? वोकैबुलरी का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मेरी एक बहुत सिंपल सी वोकैबुलरी है, इतना मेरे पास कोई वोकैबुलरी बैंक वगैरह तो नहीं है। लेकिन आपको ये होता है कि आपने डॉक्टर आरिफ जावेद साहब यहाँ पे कहते थे कि आपने कोई वोकैबुलरी वहाँ पे नहीं झाड़नी, आपने करना है कि सिंपल इंग्लिश जो कि अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है। तो वो आपने लिखनी है, लेकिन वो लिखनी सही है। और अखबार का ये है कि आपको अखबार पढ़नी चाहिए इसमें, लाइक आजकल तो अखबार का नहीं, ऑनलाइन जो आप पढ़ लेते हो तो ऑनलाइन पेपर्स है तो वो मैं डेली पढ़ता था। उसका है कि आपको उसमें अच्छी खासी जो है ना वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और जो आपका जो व्यूज़ डेवलप होना, वो आर्टिकल अगर आप पढ़ते हैं तो वो काफ़ी हेल्प करते हैं उसमें। बिल्कुल। और नोट्स टेकिंग स्ट्रेटजी आपकी क्या थी? मतलब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं और बहुत से सीएसएस की तैयारी करने वाले लोग पहले जो है वो अलग नोट्स बनाते हैं, डिटेल नोट्स बनाते हैं और बाद में एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट नोट्स भी बनाते हैं। तो आपने अपने नोट्स किस तरह बनाए थे? मेरी जो नोट्स की स्ट्रेटजी थी वो तो सबसे पहले कि लेक्चर्स मैंने नोट किए नोवा के, तो वो जो चीज़ें थे पहले मेरे जो बड़े लाइक जो डिटेल नोट्स थे वो वही थे, और फिर मैं जो पढ़ता था उसी लेक्चर्स में वगैरह में ऐड कर लिया। तो जो शॉर्ट नोट्स है ना 5-10 पेजेस के हर सब्जेक्ट के होते हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, और वो मैंने रिवीजन के दौरान अपनी बना ली। उसमें ये होता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी उस सब्जेक्ट की वो आप लिख लें, या जो आपको चीज़ भूल रही है वो लिख लें। उसका ये होता है कि आपके कंजक्टिव पेपर्स होते हैं ना, सुबह भी पेपर है, शाम को भी पेपर है, तो आप जब फुल रिवीजन का आपके पास टाइम नहीं होता, तो आप इस तरह करते हैं कि जब आपके पास वो जो नोट्स होते हैं ना शॉर्ट वाले, वो आप ड्यूरिंग द पेपर जब आपकी ब्रेक होती है या फिर इंटरवल आता है ब्रेक का, तो आप वहाँ पे अपने देख लेते हैं, या जब आप शाम को घर आते हैं तो वो वाले नोट्स देख कर अपनी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। और इवैल्यूएशन, मतलब आपने जैसे कहा इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने कितनी इवैल्यूएशन कराई थी? मतलब कब आपने जो भी कुछ लिख रहे थे, चाहे वो कंपलसरी था या ऑप्शनल था, आप उसको चेक करा रहे थे या बस स्टार्ट में कुछ इवैल्यूएशन कराई थी फिर खुद ही सेल्फ राइटिंग शुरू की थी? मेरा ये था कि मैंने स्टार्ट पे एवेल्यूएशन कम कराई थी, और इन द मिड और मेरी अपनी प्रिपरेशन के मिड में और एंड पे ज़्यादा एवेल्यूएशन कराई थी। क्योंकि मेरा जो बैच था वो ऑनलाइन हो गया, तो ऑन कैंपस आना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो इसकी वजह से ये था कि जो भी मैं लाइक मेरी ये थी कि जिस सब्जेक्ट का मैं पढ़ रहा हूँ दिन में,
तो रात को उस सब्जेक्ट के मैं 1 या 2 क्वेश्चन प्रॉपर टाइम रख के वो अटैम्प्ट करूँगा। ठीक है। तो वो जो क्वेश्चंस मैं अटैम्प्ट करता था उनकी सॉफ्ट कॉपी बना के सारी को भेज दी कि सारी काइंडली रिव्यू कर दें। तो फिर उस तरह मैंने एवेल्यूशन कराई, क्योंकि मेरी डेली बेसिस पे हर सब्जेक्ट की जो भी पढ़ता था, जो भी मेरे टाइम टेबल में होता था, उसका मैंने राइट अप करना और सर को भेज देना कि सर इसको बता दें। और उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है आपको। जो एक तो जब आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट हुआ वो होता है ना, तो वो सर जो है एक एग्जामिनर की नज़र से देखते हैं कि इसमें क्या एडजस्टेबिलिटी हो सकती है, क्या इंप्रूवमेंट आ सकता है। तो वो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स साथ में मिलती रहती हैं कि आप इसको इस तरह कर ले, आप इसको इस तरह कर ले, ये चीज़ ऐड कर लें, ये चीज़ नहीं ऐड करनी थी, आपने क्वेश्चन को इस तरह डाइसेक्ट करना है, या आपने क्वेश्चन को सही नहीं समझा। तो वो चीज़ें बहुत आपको इम्प्रूव करती हैं। और दूसरा आपकी जो इंग्लिश ग्रामर की या दूसरी इंग्लिश वगैरह की सिंपल की जो गलतियाँ हैं वो भी आपकी निकलती रहती हैं। तो मेरी एवेल्यूएशन जो है वो आखिरी दिनों में और मिड में काफ़ी ज़्यादा हुई है। आपने कहा आपने टाइम टेबल बनाया हुआ था, हमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते, तो आपने एंड तक अपना टाइम टेबल कैसे फॉलो किया? मेरा समझना ये है कि जब शुरू में बंदा आता है तो उसके बाद एज सच मोटिवेशन जो कहता है चलो इस बार अटैम्प्ट देंगे। तो जब आप यहाँ पे आके लोगों से मिलते हो, जब आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, तो वो जो है ना आपको एक शौक़ पैदा हो जाता है कि अगर मैंने इस बार अटैम्प्ट देनी है तो मैं अपनी फुल एफर्ट करके अटैम्प्ट दूंगा। तो मेरा ये था कि बाद में मुझे सिविल सर्विसेज का लाइक जो है ना वो एक प्रेस्टीज कहते हैं, या आप कहते हैं कि एक पैशन सा बन जाता है कि मैंने ये करना है। तो वो चीज़ें जो है ना मेरे अंदर क्लिक करना शुरू कर गई। तो मेरा ये था कि फिर जो मैंने टाइम टेबल बनाया तो उस पर मैं फोकस्ड रहा, और ये नहीं था कि मैं आज नहीं तो कल पढ़ लूँगा, नहीं। लेकिन मेरा ये था कि मेरी रूटीन थी कि आज मैंने अगर ये काम करना है तो ये करना है। ठीक है। तो वो मोटिवेशन जो है ना वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि तो ये एक मोटिवेशन होती है जो आपको इतना फोकस रखती है कि मतलब आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाते। आप बेशक टाइम टेबल बना रहे हैं लेकिन ऑन एंड ऑफ इतनी चीज़ें चलती रहती हैं कि आप वो दिन में अगर 8 घंटे ये इतना टाइम टेबल है वो फॉलो नहीं हो पाता। तो आप कितने देर पढ़ते थे, मतलब आपने ओवरऑल अपनी CSS की तैयारी को कितने अरसे में मुकम्मल किया और एक दिन में कितना टाइम देते थे आप? मेरी जो जर्नी है वो एक लाइक मैं कहूँगा शॉर्ट जर्नी है, क्योंकि मैंने अगस्त 2020 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और सितंबर में मैंने जो है ना वो CSS की प्रिपरेशन स्टार्ट की, माशाल्लाह। और मिड फरवरी में मैं अटैम्प्ट दे दी। तो मेरा ये था कि मेरे पास टाइम जो था वो शॉर्ट था, तो उस वजह से मुझे हर दिन थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता था। ऑन एवरेज अगर कहें तो मैं 10 to 12 आवर्स डेली के देता था। लेकिन वो हर इंसान के टेम्परामेंट भी होता है, क्योंकि मेरा जो पढ़ने का टेम्परामेंट जो आप कह सकते हैं स्टेमिना वो काफ़ी ज़्यादा है। मुझे छोटी छोटी ब्रेक चाहिए होती हैं, आधे घंटे के बाद 5 मिनट की ब्रेक या इस तरह। तो उस तरह मैं चीज़ें लेके चलता था, और वो हर बंदे का अलग होता है, उसका कैसा टेम्परामेंट है, वो किस तरह पढ़ सकता है। कुछ लोग होते हैं वो 3-3 घंटे के बाद ब्रेक लेंगे, बहुत ज़्यादा उनका फोकस होता है। लेकिन मेरा ये था कि मुझे थोड़ी ब्रेक चाहिए थोड़े टाइम के बाद। तो मैंने वो चीज़ें साथ साथ चलाई, और मुझे पढ़ना काफ़ी पड़ा क्योंकि मेरे पास टाइम जो था वो शॉर्ट था और मेरा ऐसा कोई बैकग्राउंड भी नहीं था। तो वो चीज़ें जो है कवर अप करना जो है मुश्किल हो जाती थी। और जैसे आपने कहा आपका टेम्परामेंट था बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला, तो हम मोस्टली देखते हैं कि CSS में अब डॉक्टर्स बहुत आ रहे हैं, इंजीनियर्स बहुत आ रहे हैं। तो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को इस बात का एज मिलता है कि उनका एक टेम्पो पढ़ने वाला बहुत बना हुआ होता है, या वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं आम लोगों से? सब लोग इंटेलेक्चुअल तो ज़ाहिरी बात होते हैं, लेकिन उसका ये है कि हमारा जो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का मुझे जो लगता है, और कुछ लोग इससे अगर एग्री ना भी करें, तो वो ये है कि उनका एक तो टेम्परामेंट होता है पढ़ने का, दूसरा उनका थोड़ा जो माइंड होता है ना वो टेक्निकली जो है ना वो ट्रेन हुआ होता है। ठीक है। आप कहते हैं कि वो एक चीज़ को जो है ना वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ते। उनका ये होता है कि आपने एक चीज़ पढ़ ली, इसका पता चल गया कि बस ये यहाँ तक पढ़नी है, उसके बाद वापस आ जाएं। क्योंकि मेरे साथ ऐसे बहुत से एस्पायरेंट्स थे जिन्होंने सोशल साइंसेस में डिग्रीज़ वगैरह की हुई थी। तो उनका जो मेन मसला ये था कि वो ये कहते थे कि हम क्वेश्चन एक अटैम्प्ट करना बैठते हैं तो उसमें लगे रहते हैं, वो ध्यान नहीं देते। तो इनका जो होता है वो थोड़ा टेक्निकली होता है कि ये चीज़ हर चीज़ को एक इवनली टाइम देते हैं, और इनका जो बात कहनी है वो कहेंगे फालतू, और जो इधर उधर की बातें हैं वो नहीं ऐड करते। स्टे फोकस्ड टू द क्वेश्चन, और जो है ना वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू इज़हार करते हैं, लेकिन वो उसी क्वेश्चंस की लिमिट में रह के रखते हैं, और ये चीज़ बहुत मैटर करती है। तो हमजा, हमने रिटर्न के बारे में जितनी डिस्कशन की, आप जो है वो 2-3 कोई टिप्स देना चाहें हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को, जो आप रिटर्न के हवाले से बताएं? रिटर्न के हवाले से पहले तो ये है कि मैं कहना चाहूँगा, और सब लोग इसको समझेंगे, कि जो रिटर्न है वो एग्जामिनर के पास आपके एक पेपर ही पड़ा हुआ है, उसको नहीं पता कि आपकी डिग्री कौन सी है, आपने कितना पढ़ा हुआ है।
तो ट्राई योर बेस्ट टू अटेम्प्ट द पेपर इन अ वेरी गुड मैनर, कि उसको बहुत अच्छा अपना बेस्ट दें, उसमें 100% दें, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि एग्जामिनर ने आपका पेपर देख के आपको नंबर देने हैं। और दूसरा ये है कि आप लेट से आप एसए को ले लेते हैं, तो एसए की रिक्वायरमेंट है कि उसमें आप रिसर्च बेस्ड डाटा दें। वहाँ पे आपने कोई सिंपल एग्जांपल्स नहीं देनी, अगर आपने कोई एग्जांपल या कोड देनी है तो उसका रेफरेंस लाजमी दे। तीसरी बात यह है कि आपने टाइम मैनेजमेंट का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आपके पास 4 क्वेश्चंस है और 4 क्वेश्चंस के जो हैं 20-20 नंबर है, तो उसमें हर क्वेश्चन की इक्वल लेंथ रखें। उसको ये नहीं कि आपकी अनइवन लेंथ हो, पहले पे आपने 6 पेजेस भरे हैं तो दूसरे पे 4 भर रहे हैं, उसी तरह कम हो रही, तो वो एक बुरा इंप्रेशन जाता है। टाइम मैनेजमेंट, और आपने इक्वली टाइम देना और इक्वली आपने वेट और लेंथ जो है ना वो रखनी है क्वेश्चन की। तो मैं ये कहूँगा कि इस पे, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। और हमजा, आपने बहुत अच्छी टिप्स दी रिटर्न के हवाले से। अब आते हैं इंटरव्यू की तरफ। जी बिल्कुल। क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि बस रिटर्न पास हो गया तो शायद ये जो है वो मरहला तय हो गया, लेकिन आगे जो है वो रिटर्न की तरह की एक बला इंटरव्यू भी खड़ा हुआ है। तो इंटरव्यू के बारे में बताइए कि उसको कैसी, उसकी तैयारी कैसे की, और फिर उसके बाद जो फाइनल इंटरव्यू था क्योंकि वो बहुत स्केरी पार्ट है वो भी, तो वो सारा उसके बारे में कुछ बताइए। लाइक कहते हैं कि मेरा ताल्लुक जो पंजाब से है, तो यहाँ पे जो है ना वो काफ़ी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं और डिफरेंट हो जाती हैं बाकी प्रोविंसेस से। तो जो पंजाब के कैंडिडेट हैं उनको इंटरव्यू के लिए भी इतनी वेटेज देनी पड़ती है। मेरा जो इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन थी वो मेरी नोवा के साथ ही थी, और मेरे पास टाइम काफ़ी कम था क्योंकि मेरा फर्स्ट फेज़ में इंटरव्यू था और 4 नवंबर को था, चौथे दिन जब इंटरव्यू स्टार्ट हुए थे। तो जो प्रिपरेशन होती है वो सबसे पहले तो आपकी जो आपने पढ़ा हुआ CSS कंपलसरी और जो ऑप्शनल्स हैं उनको आपने प्रिपेयर करना है। बाकी ये चीज़ें हैं कि आपने एरियाज़ डिफ़ाइन कर लेने हैं कि लेट से वो कौन सी चीज़ें मुझे पूछ सकते हैं मेरी प्रोफाइल से रिलेटेड। अगर मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है तो वहाँ से कैसे पूछ सकते हैं। अगर आपने कुछ वहाँ पे साइकोलॉजिकल के फॉर्म में कोई अपनी हॉबी लिखी हुई है या आप कोई काम करते हैं तो उसके बारे में आपको डिटेल पता हो। दूसरा, जो आपने जो अपना डिग्री की हुई है उसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और इंटरव्यू जो है उसके लिए आपको ओवरऑल सारा ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कुछ पता नहीं होता वो कहाँ से पूछ सकते हैं। और जो फाइनल इंटरव्यू है उसमें मैं कहता हूँ कि आप कॉन्फिडेंट रहें, नर्वस ना हो, और ये है कि अपनी जो है ना वो एफ़र्ट उनको बताएं कि मैं करने आया हूँ, और उनको क्वेश्चंस को अगर ड्रॉप भी करना है, लेट्स से नहीं कि आपको अगर 50-50 आता है, सबसे पहले तो ये है कि आप वहाँ पे तुक्का ना लगाएं, ब्लफ ना मारें। लेकिन अगर आपको आता है तो उसको सही कॉन्फिडेंटली और आर्टिकुलेट करके बताएं कि ये चीज़ मुझे आती है। दूसरा, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है इंटरव्यू में। अगर आपको नहीं भी आता तो अगर कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन ड्रॉप करें तो वो चीज़ भी मैटर करती है। ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान कोई ऐसा मेमोरेबल वाकया, कोई ऐसी बात इंटरव्यू के दौरान जो आपके अभी माइंड में आ रही हो और आप हमारे देखने वालों से शेयर करना चाहें? तो मेरा जो इंटरव्यू का जो आप कह लें एक मेमोरेबल इवेंट ये है कि मेरा जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले मैंने एक तो 2 क्वेश्चंस ड्रॉप किए, और उसका आई थिंक उसके बाद मैंने कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं यूज़ किया। तो फिर मेरे चेयरमैन साहब के साथ 1-2 क्वेश्चंस पाकिस्तान और अफगान रिलेशन पे डिस्कशन वगैरह भी थोड़ा चला। तो जब वो अपना इंटरव्यू कंडक्ट कर चुके हैं, चेयरमैन साहब अपना टर्न उनका हो गया था, तो वो मुझे कहते हैं कि बेटा अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरव्यू मैं आपको ये नसीहत करना चाहूँगा कि आगे जो भी चीज़ पढ़ें उसको डिटेल में पढ़ा करें। तो लाइक ये ड्यूरिंग एन इंटरव्यू और वो भी स्टार्ट में ये चीज़ आ जाना तो वो काफ़ी डिस्करेजिंग होती है। लेकिन मैंने जो है ना वो फिर कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ किया। मैंने कहा चलो जो हो गया वो तो होगा, लेकिन बाकी पैनल को मैंने फिर इंटरव्यू अच्छा दिया। तो आई थिंक ये मेरा एक मेमोरेबल इवेंट है ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो नोआ के बारे में बताइए, नोआ से आपका ताल्लुक कब बना, आपने कब नोआ ज्वाइन की, और क्या आपने नोआ के बारे में जो सुन रखा था वो एक्सपेक्टेशन जो था वो औकात पे पूरी उतरी? बिल्कुल, नोआ के साथ मेरी जर्नी जो है वो शुरू दिन से रही है, क्योंकि मैंने जो रिटर्न की प्रिपरेशन की थी वो भी यहाँ से की थी। फिर मैंने साइकोलॉजिकल इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी यहाँ से की थी। और नोआ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही है। जो वो लोग चीज़ की करते हैं कि हम ये जो एक स्टूडेंट की डिमांड होती है उस पर फैकल्टी मेंबर पूरा उतरते हैं। तो जो है रिटर्न की प्रिपरेशन, इनका वैल्यूएशन सिस्टम और इनकी जो लेक्चर्स हैं वो प्रॉपर्ली डिटेल्ड, और जो आपको पूरा कोर्स करवाते हैं। अगर आपको कोई चीज़ एक्स्ट्रा भी चाहिए तो वो आप दोबारा क्लासेस ले सकते हैं। तो मेरा जो नोआ के साथ एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, और फैकल्टी मेम्बर्स वर रियली हेल्पफुल थ्रू आउट द प्रोसेस, एंड आई एम थैंकफुल टू द नोआ फॉर देयर
और नोआ के बारे में एक मोस्टली लोग ये कहते हैं कि नोआ इज़ लाइक अ फैमिली, तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ क्योंकि आई एम नोआ पार्ट ऑफ दिस नोआ फैमिली एंड CSP फैमिलीज ऑफ नोआ। तो नोआ एक बिल्कुल फैमिली की तरह माहौल। आप लाइक मेरे जो यहाँ पे अक्सर होता है अकेडमीज़ के, आपका फैकल्टी मेंबर्स के साथ आपकी जान पहचान होती है, लेकिन मेरी जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और मैनेजमेंट टीम और इन मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे जानते। तो ये जो नोआ है ना ये एक फैमिली की तरह है, रोल प्ले किया। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच हमजा, हमें बहुत अच्छा लगा आज आपसे डिस्कशन करके, आपके जर्नी के बारे में जान के, और आपके फ्यूचर के लिए आगे बहुत सारी नेक ख्वाहिशात हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद हमजा यूसुफ, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में 46 पोजीशन हासिल की है और फॉरेन सर्विस में उनकी एलोकेशन हुई है। इसी तरह की और बहुत सी सक्सेस स्टोरीज़ के साथ हम आगे आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।